आइए अब हम देखते हैं मेंडलीफ की आवर्त सारणी के कौन कौन से ऐसे दोष थे जिसको आधुनिक आवर्त सारणी में दूर किया गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं समस्थानिकों का स्थान। तो मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी बनाई थी वह बढ़ते हुए परमाणु भार के आधार पर दिया गया था, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में हम देख रहे हैं कि परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर इसे बनाया गया है। चूँकि यह आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के आधार पर बनाया गया है, तो यहाँ समस्थानिकों को अलग से स्थान देने की आवश्यकता ही नहीं है। दूसरा जो दोष मेंडलीफ की आवर्त सारणी में था कि अलग अलग गुण वाले तत्व जैसे कि लिथियम, सोडियम को चांदी और कॉपर के साथ रखा गया, लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में लिथियम और सोडियम को प्रथम वर्ग में रखा गया है और चांदी और कॉपर को 11वें वर्ग में रखा गया है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में अधिक परमाणु द्रव्यमान वाले कुछ तत्वों को कम से पहले रख दिया गया था। तो यहाँ वह दोष दूर हुआ या नहीं, यह देखते हैं। तो चूँकि यह आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम के आधार पर बनाया गया है, तो परमाणु द्रव्यमान संबंधी जो दोष थे वो यहाँ पर दूर हो गए। यहाँ लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का स्थान। तो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो स्थान है वह भी निश्चित कर दिया गया कि लैंथेनाइड एक्टिनाइड को संक्रमण जो तत्व हैं उनसे अलग श्रेणी नीचे रख दिया गया, उनसे अलग करके, क्योंकि इनके गुण अलग हैं। तो यदि इनको डी ब्लॉक के साथ रखा जाता तो दोनों के गुणों में चूँकि भिन्नता है तो सारणी जो है वो ठीक से नहीं बन पाती या गुणों में अंतर हो जाता। डी ब्लॉक के तत्व और एफ ब्लॉक के तत्व के गुण अलग अलग हैं और इसको नीचे अलग से स्थान दिया गया है। उत्कृष्ट गैसों की चूँकि तब तक खोज ही नहीं हुई थी, तो बाद में आधुनिक आवर्त सारणी में उत्कृष्ट गैसों को 18वें वर्ग में अलग से रखा गया। अब हम तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझते हैं। हम यहाँ एस ब्लॉक से स्टार्ट करेंगे। एस ब्लॉक में 2 वर्ग है, क्षार धातु, क्षारीय, मृदा धातु। क्षार धातु में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। परमाणु क्रमांक 1, 3, 11, 19, 37, 55, 87। जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाते हैं संयोजी कोश के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए हो गया 1s1, लिथियम, हीलियम ब्रैकेट में लिखा हुआ देखिए आप, हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 और 2s1, तो 2 और 1 कितना हो गया 3। सोडियम 11, 2, 8, 1, तो यहाँ पर नियॉन 10, नियॉन जो है 10 हो गया इसके लिए, और 3s1। पोटेशियम 19, तो पोटेशियम 2, 8, 8, 1 लिखा जाएगा, और यहाँ पर ऑर्गन का परमाणु क्रमांक है 18, तो 18 और 4s1, तो 18 और 1 19। तो जो अक्रिय गैसों के द्वारा हम इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखते हैं और लास्ट में हम इसके संयोजी कोश में जितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं उसको लिखते हैं। तो ये सरलता के लिए है और याद रखने के लिए आसान है कि बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं। रुबिडियम, रुबिडियम में 37 परमाणु क्रमांक। यहाँ पर अगर हम इसे विभाजित करेंगे तो 2, 8, 18, 8, 1। क्रिप्टॉन और 5s1। सीजियम परमाणु क्रमांक है 55। जेनॉन से इसको देखेंगे, जेनॉन 54 परमाणु क्रमांक और 6s1, तो 54 + 1 = 55, जो कि सीजियम का परमाणु क्रमांक है। फ्रेंशियम 87, रेडॉन, रेडॉन 86 परमाणु क्रमांक प्लस 7s1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, तो 86 + 1 87। तो इस प्रकार हम सरल तरीके से किसी भी वर्ग के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर सकते हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। क्षारीय मृदा धातुएं जिसमें है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, रेडियम। तो एक एक इलेक्ट्रॉन हम बढ़ाते जाएंगे, क्षार धातु से एक एक इलेक्ट्रॉन उसमें और बढ़ाते जाएंगे। जैसे बेरिलियम में 4 है, लिथियम 3 है,
सोडियम 11, मैग्नीशियम 12। तो इसी क्रम में हम आगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं कि बेरिलियम में हीलियम 2s2 यानी हीलियम का 2 और 2 4। तो इस तरह से मैग्नीशियम के लिए नियॉन 3s2, कैल्शियम आर्गन 4s2, स्ट्रैंशियम क्रिप्टॉन 5s2, बेरियम जेनॉन 6s2, रेडियम 88, इसके लिए रेडॉन का हो गया यहाँ पर 86 प्लस 7s2 तो 88। अब हम पी ब्लॉक देखते हैं। पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली में बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। तो इसी तरह से इसमें भी जादुई अंक के आधार पर हम परमाणु क्रमांक को बढ़ा लेंगे। तो 5, 13, 31, 49, 81। तो यहाँ भी एक क्रमबद्धता आप देखिए कि 5 धन 8 किए 13, 13 में 18 जोड़े तो 31, 31 में 18 जोड़े तो 49, 49 में 32 जोड़ने पर 81। इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को भी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं। चूँकि पी ब्लॉक का जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह होता है ns2np125। यानी हम यदि उत्कृष्ट गैस को छोड़ दें तो वहाँ पर ns2np6 है। यहाँ हम स्टार्ट करेंगे ns2np1 से। तो उसी क्रम में हम देखते हैं बोरॉन के लिए। तो बोरॉन में हीलियम लिख दिए, मतलब 2 हो गया, और 2s2 2p1 तो 2 और 3 5। इसी तरह बच्चों आगे बढ़ाते जाएंगे। एल्यूमिनियम 13, इसमें विभाजित करेंगे नियॉन 3s2 3p1। तो यहाँ नियॉन 10 और 3s2 2 और 3p1 3। तो यहाँ 10 और 3 13 हो गए। गैलियम 31, तो इसको विभाजित करेंगे ऑर्गन। अब यहाँ देखिए आप 3d10 यानी अब इलेक्ट्रॉन डी में प्रवेश करने लगे, लेकिन बाह्यतम कोश अभी भी p ही है, 4s ही है, 4s2 और 4p1। तो इस तरह हम ऑर्गन का 18, डी में 10 28, 28 और 2 30 और 1 31। तो इस प्रकार हम इसको सरल तरीके से व्यक्त करते हैं इनर्ट गैस के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बेस पर। अगर हम इंडियम को देखें तो 49, तो क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p1। थैलियम को देखें तो जेनॉन 54 4f14 5d10 6s2 6p1। तो यदि हम इसको जोड़ें तो जेनॉन का 54 और 14 प्लस 10 24 और 3 इक्वल टू आ गया 81। अब हम कार्बन फैमिली के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखें। बस उसमें हम एक एक इलेक्ट्रॉन p में बढ़ाते जाएंगे। बाकी सब जैसा हमने बोरॉन के लिए देखा वैसे ही कार्बन फैमिली के लिए रहेगा, सिर्फ p में एक एक इलेक्ट्रॉन और हम ऐड करते जाएंगे। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो कार्बन के लिए 6 और एक एक हम आगे बढ़ा रहे हैं तो एक एक वहाँ पर इलेक्ट्रॉन और ऐड करते जाएंगे, यानी परमाणु क्रमांक क्रमबद्ध तरीके से। जैसे बोरॉन 5, कार्बन 6, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14। तो उसी तरह से उसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो p में भी एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाएंगे। तो हीलियम के साथ स्टार्ट किए कार्बन का, तो कार्बन 6 2 4, हीलियम 2s2 2p2। इसी तरह आगे बढ़ाते जाएंगे। सिलिकॉन के लिए नियॉन 3s2 3p2, जर्मेनियम ऑर्गन 3d10 4s2 4p2, टिन 50, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p2, लेड 82, जेनॉन 4f14 5d10 6s2 6p2। यहाँ लेड में देखिए कि 4f में इलेक्ट्रॉन भरे जा रहे हैं और ये 6वें आवर्त का सदस्य है। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f में भी प्रवेश कर रहा है। तो इसके अंतिम कोश का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो यहाँ पर जेनॉन के बाद हमने 4f14 5d10 6s2 और 6p2, यानी बढ़ते हुए ऊर्जा क्रम के आधार पर इलेक्ट्रॉनों को जमाया जाता है, इलेक्ट्रॉनों को रखा जाता है। नाइट्रोजन
परिवार का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम देखते हैं। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं, यहाँ भी हम जादुई अंक के आधार पर इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को या इसके परमाणु क्रमांक को हम समझ सकते हैं। तो 7, 15, 7 में 8 जोड़े तो 15, 15 में जब हम 18 जोड़ते हैं 33, 33 में 18 जोड़ने पर 51, 51 में 32 जोड़ने पर 83। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अक्रिय गैसों के आधार पर इसको भी करेंगे। तो हीलियम, फिर 2s2 2p3। तो यहाँ पर हीलियम का 2 और 2s2 2, 4 और 3 7। फॉस्फोरस, नियॉन, 3s2 3p3 और आर्सेनिक, ऑर्गन, 3d10 4s2 4p3। एंटीमनी, क्रिप्टॉन, 4d10 5s2 5p3। बिस्मथ, जेनॉन, 4f14। यहाँ भी F में इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहे हैं तो 4f14 5d10 6s2 6p3। अब हम ऑक्सीजन फैमिली को देखते हैं। ऑक्सीजन परिवार या इसको कैल्कोजन फैमिली भी कहते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। यहाँ भी जादुई अंक के आधार पर इसके परमाणु क्रमांक को हम जमा लेते हैं। 8, 8 में 8 जोड़े तो 16, 16 में 18 जोड़ने पर 34, 34 में 18 जोड़ने पर 52, 52 में 32 जोड़ने पर 84। तो ऑक्सीजन में जब हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं तो हीलियम 2s2 2p4, सल्फर, नियॉन, 3s2 3p4, सेलेनियम, ऑर्गन, 3d10 4s2 4p4। क्रिप्टॉन के आधार पर हम टेल्यूरियम का देखेंगे कि टेल्यूरियम 52, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p4। पोलोनियम 84। जेनॉन के आधार पर देखेंगे, जेनॉन यानी 54, 4f14 5d10 6s2 6p4। तो इस प्रकार हम ऑक्सीजन परिवार को भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका भी हम कर सकते हैं। अब है हैलोजन परिवार, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो यहाँ भी हम जादुई अंक के आधार पर करते हैं। फ्लोरीन का 9 यदि हमें याद है, उसमें हमने 8 जोड़ दिया, 17 क्लोरीन का हो गया, 18 जोड़ दिए ब्रोमीन का हो गया यानी 35, 35 में फिर 18 जोड़ दिए तो 53 और 53 में जब 32 जोड़ दिए तो आ गया 85, जो कि एस्टेटिन का परमाणु क्रमांक है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में हम उसी तरह से अक्रिय गैस को बेस मानकर करते हैं। फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक 9, हीलियम को बेस मान लिए तो हीलियम का 2, 2s2 2p5 तो 7 और 2 9। क्लोरीन, नियॉन को बेस मान लिए, नियॉन 3s2 3p5। ब्रोमीन 35, ऑर्गन के आधार पर ऑर्गन 3d10 4s2 4p5। आयोडीन 53, क्रिप्टॉन 4d10 5s2 5p5। एस्टेटिन, जेनॉन और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन हम देख रहे हैं 4f में प्रवेश कर रहे हैं, 4f14 5d10 6s2 6p5। तो इस आधार पर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को कर सकते हैं। और अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसान है। हमने पहले से पढ़ा कि उसके अष्टक पूर्ण होते हैं, उसकी रासायनिक क्रियाशीलता कम होती है, बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरे हुए हैं। तो हम अक्रिय गैसों को भी देख लेते हैं एक बार। हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। जादुई अंक के आधार पर जो परमाणु क्रमांक है वो सीखते हैं। 2, 8 जोड़े तो 10, फिर 8 जोड़े 18, फिर 18 जोड़ने पर 36, 36 में 18 जोड़ने पर 54 और 54 में फिर 32 जोड़ने पर 86 रेडॉन का परमाणु क्रमांक। तो बाह्यतम कोश पूर्ण रूप से भरा हुआ है, इन्हें सभी के बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हैं। हीलियम के लिए 1s2, नियॉन 2s2 2p6, ऑर्गन 3s2 3p6, क्रिप्टॉन 4s2 4p6, जेनॉन 5s2 5p6 और रेडॉन 6s2 6p6। तो इस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को
कर सकते हैं। आइए अब हम डी ब्लॉक तत्व यानी संक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को समझें। संक्रमण तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास n-1d 1 to 10 ns1 to 2। n-1 यहाँ पर पेनल्टीमेट शेल है या उपांतिम कोश है। यदि n इक्वल टू 4 है तो n-1 इक्वल टू 3। इस आधार पर हम 3D श्रेणी को पढ़ते हैं। 3D श्रेणी में 10 तत्व हैं। स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22, वेनेडियम 23, क्रोमियम 24, मैंगनीज 25, आयरन 26, कोबाल्ट 27, निकेल 28, कॉपर 29, जिंक 30। इस श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। 3D श्रेणी के लिए हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस प्रकार कर सकते हैं। 2, 8, 8 प्लस x 2। x क्या है? x में हम ये समझ सकते हैं कि D में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, D में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को ही हम यहाँ पर x से समझ रहे हैं। एक उदाहरण लेते हैं, स्कैंडियम 21। यदि हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर इसको व्यवस्थित करें तो 2, 8, 8 प्लस x को अभी छोड़ देते हैं, कॉमा 2। x में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2, 8, 10 प्लस 8, 18, 18 प्लस 2, 20, 21 माइनस 21। तो x में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 1। तो यहाँ पर ये प्रथम कोश, द्वितीय कोश, तृतीय कोश और ये चतुर्थ कोश। तो यहाँ पर ये 1s2, 2s2, 2p6, इस 8 के लिए 3s2, 3p6, 3p6 भरने के बाद इलेक्ट्रॉन 4s में भरे जाएंगे, 4s2, और शेष इलेक्ट्रॉन यानी 1 इलेक्ट्रॉन 3d1। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि स्कैंडियम में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार से संभव है। टाइटेनियम 22, इसके लिए 3d2, 4s2। वेनेडियम 23, 3d3, 4s2। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 21 3d1, 22 3d2, 23 3d3। तो क्रोमियम में 3d4 होना चाहिए, लेकिन क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यहाँ कुछ अलग है। ये जानते हैं इसका क्या कारण है। 2, 8, 8 प्लस 4, 2 यानी 1, 2, 3, 4। डी में भरे जाने वाले इलेक्ट्रॉन 4, 3d4, 4s2। ये स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है, क्योंकि पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक एवं अर्धपूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं बजाय अपूर्ण रूप से भरे हुए कक्षकों के। ये हम जानते हैं। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन, चूँकि यह अपूर्ण है 4, और अर्धपूर्ण के लिए अगर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाता है तो 8 प्लस 5 यानी 3d5 जो कि अर्धपूर्ण है। तो 2, 8, 8 प्लस 5, 2। तो 3d5, 4s,
8 + 5 टाइटेनियम 22 3d2 4s2। इसी प्रकार वेनेडियम 3d3 4s2। तो क्रोमियम भी 3d4 और 4s2 होना चाहिए, लेकिन क्रोमियम यहाँ पर अपवाद है। किस प्रकार से, ये हम जानते हैं। 2 8 8 + 4 2। लेकिन अर्धपूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक और पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक ज़्यादा स्थायी होते हैं बजाय किसके, अपूर्ण रूप से भरे हुए कक्षकों के। तो ये 4 जो है वो अपूर्ण रूप से भरा हुआ कक्षक माना जाएगा। तो 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में प्रवेश करने पर 8 + 5 1, यहाँ पर 2 8 8 + 5 1, अर्थात 3d 5 4s 1। अब हम मैग्नीज का देखते हैं। मैग्नीज 25, तो 2 8 8 + 5 2, 3d 5 4s 2। इसी क्रम में आगे चलेंगे तो आयरन 3d 6 4s 2, 3d 6 होगा 4s2। कोबाल्ट 3d 7 4s2। निकिल 3d 8 4s2। कॉपर 29, तो 2 8 8 + 9 2। अब हम जानते हैं ये सही है या स्थायी है या नहीं। तो यहाँ भी इसी सिद्धांत को हम देखेंगे कि अपूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक कम स्थायी होते हैं, अर्धपूर्ण एवं पूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक अधिक स्थायी होते हैं। तो D में अपूर्ण रूप से भरे हुए कक्षक हैं 3d 9। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन 4s से इलेक्ट्रॉन 3d कक्षा में प्रवेश करते हैं, तो 3d 10 4s 1। तो ये गलत है और यहाँ पर 3d 10 4s 1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कॉपर के लिए सही माना जाएगा। तो इस प्रकार हम 4d श्रेणी 5d श्रेणी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर सकते हैं। जैसे ही 3d से 4d में आते हैं कक्षा की संख्या बढ़ जाएगी। यहाँ 2 8 18 8 + x 2, 8 + x 2 जो है इसी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को दर्शाता है। n-1 d 1 to 10, यानी 1 से लेके 10 तक इलेक्ट्रॉन एक एक करके d में भरे जा रहे हैं। जो हमने देखा 3d 1 4s 2 स्कैंडियम और 3d 10 4s, यदि जिंक का देखा जाए तो 3d 10 4s 2, यानी स्कैंडियम 3d 1 जिंक 3d 10। n-1 d 1 to 10, एक एक करके इलेक्ट्रॉन d में 1 से लेके 10 तक भरे जा रहे हैं और ns में 1 से लेके 2 तक। मतलब यहाँ पर हमने देखा क्रोमियम के लिए 3d 5 4s 1 और कॉपर के लिए 3d 10 4s 1। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या क्या विशेषताएं हैं, ये हम जानते हैं कि यह आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। हमने देखा कि परमाणु क्रमांक जो है वो परमाणु का मूलभूत गुण है और इसके द्वारा हम उसके बहुत सारे भौतिक रासायनिक गुणों की व्याख्या अच्छे ढंग से कर सकते हैं। यह आवर्त सारणी याद रखना बहुत आसान है। जैसे हमने देखा लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, तो इस तरह एक क्रमबद्धता है। वैसे ही हम देखें वर्ग में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं तो जादुई संख्या द्वारा किस प्रकार से हम परमाणु क्रमांक को याद कर सकते हैं। तो यह जो आधुनिक आवर्त सारणी है वो बहुत ही विज्ञान सम्मत ढंग से बनाई गई है, बहुत ही क्रमबद्ध है, तो हमारे लिए बहुत आसान है। प्रत्येक तत्व की जो स्थिति है वह इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर निर्धारित की गई है।
आधुनिक आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक S, P, D, F में बांटा गया है। इससे इनके तत्वों को समझना बहुत आसान हो गया है कि S ब्लॉक के तत्व P ब्लॉक के तत्व के गुण से किस प्रकार अलग हैं, D ब्लॉक और F ब्लॉक के गुण किस प्रकार से अलग हैं। तो S, P, D, F में जब तत्वों को बांट दिया गया तो तत्वों के गुणों को समझना बहुत आसान हो गया है। तत्वों के जो रासायनिक गुण हैं उनमें समानता, असमानता या जो क्रमिक परिवर्तन हो रहा है उसको भी इस आवर्त सारणी द्वारा हम बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन आधुनिक आवर्त सारणी में भी कुछ न कुछ कमी है, वो हम जान लेते हैं कि यहाँ पर लैंथेनाइड और एक्टिनाइड का जो स्थान है वह बहुत ज़्यादा तर्कसम्मत नहीं है। यह अनिश्चित ही हम मान सकते हैं, इसका स्थान आज भी अनिश्चित ही है। हाइड्रोजन का स्थान, हाइड्रोजन को हम देखते हैं कि क्षार धातुओं में रखा गया है, जबकि हाइड्रोजन जो है अधातु है। यह इन प्रथम समूह से भी मिलता जुलता है और जो 17वां समूह है हैलोजन परिवार उनसे भी मिलता है। हाइड्रोजन तत्व जो है वो H+ आयन भी बनाता है और H- आयन भी बनाता है। तो इसके गुणों में हम देखते हैं कि 2 फर्स्ट A और जो 17वां समूह हैलोजन उनसे भी ये समानता रखता है। तो इसका स्थान अनिश्चित है, इसे आवारा तत्व के नाम से भी जाना जाता है। हीलियम के बारे में देखते हैं। हीलियम जो है वो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 है। S में अंतिम इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है लेकिन इसे P ब्लॉक में रखा गया है। कई ऐसे आज भी तत्व हैं जो समान गुण के होने के बावजूद भी अलग अलग वर्ग में रखे गए हैं, जैसे मरकरी और कॉपर, लेड एवं बेरियम। आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि पूरे जंगल को हम एक गार्डन में हमने समा दिया है और इसके द्वारा हम पूरे ब्रह्मांड के बारे में जान सकते हैं। पूरे ब्रह्मांड में कितने तरह के यौगिक हैं, कितने प्रकार के तत्व हैं, कितने पदार्थ हैं, उन सभी की रचना किस प्रकार से हुई है, इस आवर्त सारणी के द्वारा वैज्ञानिकों ने जो आवर्त सारणी बनाई इसके द्वारा हम इस तरह की बातों को समझ सकते हैं।